टैक्स ईयर 23 और जून क्लोजिंग है, उससे पहले हमने 5 चीज़ों को चेक करना है, डबल चेक करना है, ताकि जो फ्यूचर की कंप्लाइंसेस हैं या रिटर्न से पहले जो चीज़ें हैं हमारी ओके हों, रिकनसाइल हों और हम इजीली जो रिटर्न है एज़ पर रूल उसको फाइल कर सकें। आज के इस टॉपिक में हम इसको 5 जो चीज़ें हैं वो स्टडी करेंगे। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग है, उसमें हूँ फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो जैसे आप सबको पता है कि हमने हमेशा प्रैक्टिकल डिस्कशन की है और रिस्क को टाइमली और एडवांस बेसिस पे असेस करते रहे हैं कि फ्यूचर में जो कंप्लाइंसेस हमने करनी है आज ही हम उसको असेस कर लें। आज जून 10-11 तारीख है और अगर जून 30 से पहले पहले कुछ चीज़ें अगर हम चेक कर लेंगे, ऑब्वियसली उसको चेक करने के लिए हमें टाइम भी चाहिए। अगर डाटाबेस ज़्यादा है या कम है तो हमें उस एंगल से सारी चीज़ों को देखना है ताकि जून से पहले हम अपनी चीज़ों को क्लोज करें, ताकि उसके बाद जब रिटर्न फाइल करें तो हमारे लिए कोई इशू ना हो, हमारी चीज़ें ओके हों, रिकंसिलेशन ओके हों, या जो लोग ऑडिट करवाते हैं उनका ऑडिट ओके हो, उसमें कोई डिफरेंसेस ना हो, इश्यूज ना हो। अगर हम ये चीज़ें सही तरीके से आइडेंटिफाई नहीं करते और ये चलती जाएंगी तो उसके इम्पैक्ट रिटर्न पे आते हैं, जो कि सालों साल क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस के चक्कर में वो जो रिटर्न के इश्यूज हैं वो ख़त्म नहीं होते। तो इसलिए रिटर्न फाइल करने से पहले इस तरह के एक्सपीरियंस जो तजर्बात हैं वो नहीं करने चाहिए, ताकि हमें फ्यूचर के में कोई इस तरह का मसला आए। हमने उसको टाइमली आइडेंटिफाई करना है, टाइमली उसको रिपोर्ट करना है, टाइमली उसका जो रिस्क है वो असेस करना है और हमें पता हो कि हम किस हद तक जो रिस्क है उसको जो रिस्क को ले रहे हैं, और उसकी फ्यूचर में अगर कोई इशू आए तो आज ही हम उसका एडवांस प्लान करके बैठे हों। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि जैसे आजकल आपको इसी चीज़ से जो लिंक है वो ये है कि बजट जैसे आप सबको पता आया है और उस बजट के अंदर पिछले साल से तकरीबन डबल टारगेट रखा गया है। तो ये डबल टारगेट कैसे अचीव होना है? टैक्स पेयर को नोटिस भेज के छोटी से छोटी अमाउंट, इवन मैंने चेक किया है कि 13-14 हज़ार रुपये का नोटिस भी टैक्स पेयर को रिसीव होना शुरू हो गया है कि आपने यहाँ पे टैक्स पे करना था, नहीं किया। तो इस हद तक डिपार्टमेंट रिकंसिलेशन कर रहा है या फॉलोअप में है, क्योंकि वो इतना बड़ा टारगेट कैसे अचीव होना है, वो इसी तरीके से होना है। तो रिटर्न को असेस करना, उसकी असेसमेंट सही तरीके से, अगर आप खुद फाइल कर रहे हैं या करवा रहे हैं तो उसकी असेसमेंट सही तरीके से करना इस टाइम पे इतना ज़रूरी है कि जो कि फ्यूचर के अंदर यही चीज़ें आपके आगे आनी है। तो इसलिए आपने फ्यूचर को असेस करके प्रेडिक्ट करके आज रिटर्न फाइल करनी है। तो पहला जो पॉइंट है वो कौन सा है कि सेल टैक्स रिटर्न का जो डाटा है वर्सेस सिस्टम डाटा। तो ये काफ़ी बार मैं पॉइंट ये डिस्कस कर चुका हूँ। जो भी सेल टैक्स या इनकम टैक्स का लेक्चर हुआ है हमने ये देखा लाजमी है कि रिटर्न के डाटे को लाजमी असेस करना है। तो इसमें फर्दर क्या क्या चीज़ें आपने देखनी है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि जो आपकी सेल सिस्टम में आ रही है वो आपने रिटर्न के साथ मैच करनी है। सेल रिटर्न कोई आ रही है सिस्टम में, यानी कि जो रिटर्न स्टॉक रिटर्न होता है वो आपने मैच करना है। तो ये पहला पॉइंट है, सेल और सेल रिटर्न को मैच कर लें। अगर कोई डिफरेंसेस हैं अनरजिस्टर्ड की सेल के, या आपने रिपोर्ट करना भूल गए हैं पिछले कुछ माह से, जो जुलाई से लेके अब तक उसकी असेसमेंट कर लें, उसको टाइमली रिपोर्ट कर दें, बजाय आपके कि जब आप रिटर्न में जाएं फाइल करने लगे तो आपको पता चले कि रिटर्न में डाटा कम है या ज़्यादा है और इनकम टैक्स रिटर्न में डिफरेंस आ रहा है। तो हमें आज से पता होना चाहिए जून से पहले पहले, ताकि जून की रिटर्न में हम उसको कैटर कर सकें, उसको क्लोज कर सकें। दूसरा पॉइंट क्या आता है? दूसरा पॉइंट आता है कि इसी तरीके से जैसे हम सेल टैक्स रिटर्न में स्टॉक सेल शो करते हैं, हमारे पास परचेज भी आ रही होती है, तो परचेज के साथ कुछ परचेज रिटर्न भी होती है। तो अगर आपके कुछ डेबिट नोट पड़े हुए हैं जो सप्लायर ने एंटर नहीं किए, जो आपका वेंडर है उसने एंटर नहीं किए, तो उनको पुश करें कि भाई इसको एंटर करें, उसको आप एक्सेप्ट करें और जून से पहले पहले क्लोज करें। आमतौर पर हमारे यहाँ ये होता है कि 180 डेज को कंसीडर किया जाता है कि 180 डेज के अंदर अंदर हम कुछ कर सकते हैं। तो जून क्लोजिंग पे आप ये समझ लें कि आपके 180 डेज एक्सपायर हो रहे हैं और आपने जून से पहले चीज़ें ओके करनी है, ताकि फ्यूचर में जो क्लोजिंग बैलेंस है वो सही तरीके से कैरी हो सके। तीसरा पॉइंट इसी से रिलेटेड है, वो क्या है? स्टॉक से रिलेटेड, कि जो आपके पास सिस्टम में स्टॉक आ रहा है और अगर आप नेक्जर एफ फाइल कर रहे हैं या नेक्जर एच फाइल कर रहे हैं, जे फाइल कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को आपने कैरी फॉरवर्ड बैलेंसेज है उसको रिकंसाइल करना है कि सिस्टम के साथ और रिटर्न के साथ क्या ये चीज़ें मैच हैं। ये स्टेप करने के बाद आप इस चीज़ पे कॉन्फिडेंट होंगे कि आपका जो सिस्टम है और जो आपका सेल टैक्स रिटर्न का डाटा है वो ओके है, लिहाजा आपकी एटलीस्ट जो सेल और परचेज की फिगर तो कवर है। जैसे हम एग्जांपल हमेशा हम एग्जांपल लेते हैं कि ये हमारे पास सेल आ रही होती है, इसी तरीके से कॉस्ट ऑफ सेल है, फिर यहाँ पे जीपी आता है। तो ये काम करने से हमारी ये जो बड़ी फिगर्स हैं जिसकी बेस पे अकाउंट स्टार्ट होते हैं, सबसे पहली फिगर कौन सी अकाउंट्स की? सेल।
तो अगर हमारी सेल ही ठीक नहीं होगी, टर्नओवर ठीक नहीं होगा, तो बाकी अकाउंट्स कैसे ठीक होंगे? हमारा जो एनपी आएगा, नेट प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, वो कैसे ठीक होगा? तो सबसे पहला पॉइंट है सेल, क्योंकि अकाउंट्स की सबसे बड़ी फिगर होती है, तकरीबन इसी पे बिजनेस चलता है। और ये अलग बात है कि लॉस के चक्कर में एक्सपेंसेस अपना ज्यादा होते हैं, लेकिन सबसे पहली जो चीज अकाउंट्स में आती है वो सेल है, उसको हमने रिकंसाइल करना है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर स्टॉक भी आ जाता है, परचेजेस भी आ जाती हैं, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, सारी चीजें कवर होती हैं। तो ये बड़ी जो फिगर्स है वो आपके इस स्टेप को करने से आप उसको रिकंसाइल कर लेंगे। इसको आपने काफी सीरियस लेना है, ये एक बहुत बड़ी चीज है। और फ्यूचर में अगर आपको नोटिस आते भी होंगे, आपने देखा भी होगा, लेकिन अगर आप इसको इग्नोर करेंगे तो याद रखें जो अगला टारगेट है गवर्नमेंट के पास अचीव करने के लिए कोई बहुत बड़े रेवेन्यू मेजर्स नहीं है। बजट अगर आप कल का देखें, जिसके ऊपर हम 4-5 वीडियो दे चुके हैं, तो उसमें कोई नए टैक्सेस इतने ज्यादा नहीं लगाए गए, तो वो कहाँ से निकालने, जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है उनको खींचा जाएगा। तो इस वजह से ये चीजें आप रिकंसाइल रखें। होता यह है कि हमारी सारी चीजें ओके होती हैं, लेकिन सिर्फ रिकंसिलेशन या स्टेप को डबल चेक करने की डबल ना चेक करने की वजह से हमारी जो रिटर्न है वो सही तरीके से फाइल नहीं होती और हमारा डाटा सही तरीके से डिक्लेयर नहीं होता। तो याद रखें जो डाटा डिक्लेरेशन है उसकी एश्योरेंस आपने 100% लेनी है। उसके बाद तो ये जो सबसे पहला पॉइंट है, इस तरीके से आपने उसको जो उसकी रिकंसिलेशन है वो कर लेनी है, ताकि जो सिस्टम का जो और रिटर्न का जो डाटा है उस पर आप कॉन्फिडेंट हो और आप अच्छे तरीके से जो रिटर्न है वो फाइल कर सकें। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट आता है वो आता है इसी से रिलेटेड है कि रिटर्न के अंदर चूंकि सेल और परचेज आती है, उसके बाद इनपुट टैक्स आता है, आउटपुट टैक्स आता है, तो हमने जो रिटर्न में कैरी फॉरवर्ड इनपुट टैक्स होगा या जो हमारे पास लेजर चल रहे हैं आउटपुट टैक्स के, उनको रिकंसाइल करना है। तो इसके लिए आपने क्या चीजें देखनी है? सबसे पहले आप देखेंगे जो एडवांस सेल टैक्स का लेजर होता है, जिसको हम इनपुट टैक्स का लेजर बोलते हैं, उसके अंदर जो बैलेंस आ रहा है, क्या रिटर्न के अंदर जो कैरी फॉरवर्ड बैलेंस है वो मैच है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास इनपुट टैक्स के लेजर में डेबिट बैलेंस 2 मिलियन आ रहा है, तो क्या रिटर्न के अंदर जो सेल टैक्स रिटर्न के अंदर 2 मिलियन कैरी फॉरवर्ड बैलेंस आ रहा है? अगर ये मैच नहीं है तो क्या रीजन है, क्या डिफरेंसेस है? क्योंकि आपने बैलेंस शीट भी फाइल करनी है, तो आपका जो डाटा है वो रिटर्न के साथ मैच होना चाहिए। अगर इसमें कोई डिफरेंसेस आएंगे तो चूंकि गवर्नमेंट ने आपको, आपके लिए क्लेम है, आपने गवर्नमेंट का जो टर्नओवर है वो रिड्यूस हो रहा है इससे। बेसिकली जब आप इनपुट टैक्स को क्लेम करते हैं तो गवर्नमेंट का टर्नओवर रिड्यूस होता है, क्योंकि आउटपुट टैक्स कम होता है। अगर आउटपुट टैक्स ज्यादा हो या इनपुट टैक्स कम हो तो गवर्नमेंट का टर्नओवर जो ज्यादा होता है, तो वो इस चीज को लाजमी चेक करते हैं कि जो बैलेंस शीट के अंदर बैलेंसेस आ रहे हैं क्या वो रिटर्न के साथ मैच हैं या नहीं है। इससे पहले इसके ऊपर कम नोटिस आते थे, लेकिन अब ये इस मतलब हद तक इसकी रिकंसिलेशन करते हैं कि आपको सारी चीजें उनकी रिकंसिलेशन होती है, सारी चीजें डबल चेक करते हैं। तो ये जो प्रॉपर टैक्स जो ऑफिसर्स हैं उनकी ट्रेनिंग हो रही है इन चीजों के ऊपर। तो आपने ये चीजें भी देखनी है कि क्या आपका बैलेंस मैच है या नहीं है, चाहे वो छोटा बिजनेस है या बड़ा बिजनेस है। लॉजिक सेम है, अगर आपका इनपुट अवेलेबल है तो लेजर में बैलेंस होना चाहिए, सिंपल सी बात है, क्योंकि आपने वो इनपुट टैक्स सिस्टम के अंदर भी तो लिया हुआ है, आपने सॉफ्टवेयर के अंदर भी तो लिया हुआ है। अगर सॉफ्टवेयर में नहीं लिया, एक्सेल में लिया हुआ है या बैलेंस शीट बना रहे हैं तो उसमें ले रहे हैं। इसी तरीके से जो अगली चीज आती है आउटपुट टैक्स से लेजर रिलेटेड, के आउटपुट टैक्स का जो लेजर है वो भी रिकंसाइल होना चाहिए। जैसे आप सबको पता है कि हमने सेल टैक्स का एक लेक्चर देखा था कि जो सेल टैक्स है ये एक साल में इसके 12 पीरियड होते हैं। जैसे टैक्स पीरियड इनकम टैक्स में एक बार क्लोज होता है, सेल टैक्स का हर पीरियड क्लोज होता है। तो सेल टैक्स के लेजर में सिर्फ और सिर्फ जून का बैलेंस आना चाहिए, जिसकी रिटर्न आपने 18 जुलाई को फाइल करनी है। मतलब जो अगर रिटर्न हम 30 जून पे अकाउंट्स बनाते हैं तो बैलेंस शीट के अंदर जो बैलेंस होगा सेल टैक्स के लेजर में वो किसका बैलेंस होगा? सिर्फ और सिर्फ जून का, क्योंकि सेल टैक्स आपने कस्टमर से लिया और उसको 1 महीने के अंदर अंदर 18 दिन के अंदर अंदर या 18 तारीख से पहले पहले हमने रिटर्न फाइल करनी है और उसको सबमिट भी करना है। अगर इसमें बैलेंस ज्यादा होगा तो आपसे क्वेश्चन किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि आपने कस्टमर से ले लिया है लेकिन हमें गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाया। तो अगर जून का बैलेंस होगा तो एक अंडरस्टूड सी बात है कि 18 जुलाई को जाके हमने रिटर्न फाइल करनी है और ये अकाउंट्स किस डेट के हैं? 30 जून के हैं, तो इसमें बैलेंस किसका होगा? सिर्फ और सिर्फ जून का। तो ये दूसरा पॉइंट है रिटर्न से रिलेटेड, जिसको आपने डबल चेक करना है और देखना है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर नोटिस स्टार्ट हो चुके हैं जो कि बाद में अंडर कंट्रोल नहीं होते अगर आपने पहले से एडवांस में कोई प्लान या रिकंसिलेशन नहीं की हुई। तीसरी चीज क्या आती है कि जब आप कस्टमर को सेल करते हैं तो कस्टमर, अगर आपके पास एग्जम्पशन सर्टिफिकेट नहीं है तो कस्टमर आपका टैक्स है वो डिडक्ट करता है। तो टैक्स डिडक्ट जब होता है तो बैलेंस शीट के अंदर आप उसकी एंट्री करते हैं कि एडवांस टैक्स कस्टमर ने हमारा डिडक्ट कर लिया है। जैसे किसी ने आपको सेल किया और कस्टमर ने आपका 4% टैक्स विदहेल्ड कर लिया है, जो कि आप प्रपोज बजट में इसको 5% का प्रपोजल दिया गया है। कंपनी के केस में हम बात कर रहे हैं, अदर देन कंपनी के केस में ये 4.5% या रिड्यूस रेट डिफरेंट हो सकते हैं।
तो हम अज्यूम करते हैं कि 4% कस्टमर ने आपका विदहेल्ड कर लिया है। तो जब कस्टमर विदहेल्ड करता है तो आप सिस्टम में क्या एंट्री करते हैं, एडवांस टैक्स को डेबिट करते हैं, ठीक है, जो 153 का एडवांस टैक्स डिडक्ट हो रहा है, और क्रेडिट आप कर लेते हैं रिसीवेबल। मतलब लेट से ये 1 मिलियन से आपने 1 लाख से लेट से आपने इसको डेबिट किया और इसको आपने 1 लाख से क्रेडिट कर दिया। अब ये टेम्परेरी तौर पे एंट्री तो हो जाती है, लेकिन मसला ये है कि इसका सीपीआर हम टाइमली नहीं लेते। अब कुछ जगह पे एमआईएस में इंफॉर्मेशन आ रही होती है, हम वहां से भी देख सकते हैं, लेकिन एमआईएस में इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है। अगर आपके पास एमआईएस में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो सही है, अगर सही नहीं है तो आपने कस्टमर से डिस्कस करके इसका सीपीआर लेना है। उसकी क्या रीजन है कि अगर कस्टमर इसको बाद में जमा करवाता है तो ये भी पॉसिबल है कि वो बाद में जमा करवाए जाके, ये भी पॉसिबल है कि जब वो जमा करवाएं, वो जाके लेट से जुलाई में जमा करवाते हैं तो गलती से जो टैक्स वाला बंदा बैठा है उसका अगर नॉलेज पूरा है या वो कोई गलती कर लेता है या कुछ भी इशू आता है तो वो जनाब जुलाई का टैक्स पीरियड सेलेक्ट कर ले। अब ये जो जुलाई का आपने क्लेम किया होगा जून के महीने में और टैक्स किस पीरियड में जमा हो रहा होगा जुलाई के महीने में, तो ये एक आपका कंट्राडिक्शन पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि टैक्स वालों ने सीपीआर देखना है, उनके रिकॉर्ड में जुलाई में सेल आ रही होनी है आपकी और आपने अपने अकाउंट्स में जून में ली होगी। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने कस्टमर को गाइड करें कि भाई मेरा जो टैक्स है वो आपने टाइमली बेसिस पे किस पीरियड में जमा करवाना है। याद रखें सीपीआर लेना सफिशिएंट नहीं है, सीपीआर की वेरिफिकेशन और कंप्लीटनेस चेक करना वो जरूरी है। अगर सीपीआर आपको आज मैं दे दूं और टैक्स पीरियड पिछले साल का सिलेक्ट कर लूं तो आपके लिए तो यूजलेस है। इस वजह से ये आपका एसेट है जो आपने गवर्नमेंट से क्लेम करना है, आपने टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस करवाना है, तो इसलिए इसको आपको चेक करना भी बहुत जरूरी है। छोटी छोटी वो चीजें हैं जो हम इग्नोर करते हैं, लेकिन जब नोटिस आता है तो पता चलता है कि ये भी हो गया, तो इसलिए इसको एडवांस में प्लान किया करें, बल्कि इसको हर महीने हर क्वार्टर में प्लान किया करें, ताकि जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं या जॉब को मैनेज कर रहे हैं या कोई भी आप टैक्स का काम कर रहे हैं तो आपका काम जो ज्यादा कॉन्फिडेंट रहे। इसके बाद जो चौथी चीज आती है वो आती है प्रोविजंस। अब प्रोविजंस में क्या होता है कि टैक्स के अंदर ये जो एक्सपेंस है ये इनएडमिसिबल है, मतलब इसको वो अलाउ नहीं करते। हर वो एक्सपेंस जो एक्चुअल में बैंक से चार्ज हो चुका है एक्सेप्ट डेप्रिसिएशन, वो अलाउ करते हैं कि भाई आप इसको क्लेम करें, क्योंकि उन्होंने हमसे टैक्स लेना है। अगर उस ट्रांजैक्शन पे टैक्स जमा हुआ है तो हमें एडमिसिबल कह देंगे, अगर नहीं जमा हुआ तो वो इनएडमिसिबल होगा। अब प्रोविजन जो होता है ये अनसर्टेन अमाउंट होती है जो फ्यूचर के लिए प्रोडक्ट की जाती है कि फ्यूचर में ये होगा, इस वजह से इस महीने से रिलेटेड मैं प्रोविजन रख लेता हूँ। लेट्स से आपने एक पीरियड में सेल की फॉर एग्जाम्पल 1 बिलियन की और आपकी प्रोडक्ट है, आप उसकी गारंटी देते हैं, तो आपने कहा कि जी इसका जो इसका जो 1% है वो मेरी वारंटी क्लेम आ सकता है। तो आपने जून पे जाके पूरे साल की एक प्रोविजन रख ली, या हर महीने आप एक प्रोविजन रखते जा रहे हैं जो कि आफ्टर सेल की फॉर्म में आपने रिपोर्ट की हुई है। अब एक्चुअल में ये काम फ्यूचर में होना है इस पीरियड का, तो चूंकि इसके अंदर बैंक स्टेटमेंट या कोई एक्सपेंस इन्वॉल्व नहीं है, ये सिंपल एक एंट्री है जो एक्सपेंस की फॉर्म में हो चुकी है, एक्चुअल में एक्सपेंस अभी तक नहीं हुआ, इस वजह से ये जो एक्सपेंस है टैक्स वाले इसको क्या करते हैं, इनएडमिसिबल करते हैं। तो आपने प्रोविजन के अंदर जो चीजें देखनी है, सबसे पहले आप देखें कि अगर आपका कोई आफ्टर सेल डिपार्टमेंट है उसकी कोई एक्स्ट्रा प्रोविजन पड़ी हुई है उसको रिवर्स करें। सिर्फ और सिर्फ आप जो एक्सपेंस रख सकते हैं वो जून से रिलेटेड रख सकते हैं कि जून के महीने में हमारा ये एक्सपेंस होगा। देखिए मैनेजमेंट अकाउंट्स जो होते हैं ना, जो सिस्टम में आपके पास अकाउंट्स अपने इंटरनल मैनेजमेंट के रिव्यू के लिए होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। टैक्स वाले उनको नहीं मानते, टैक्स वाले ये कहते हैं हम आपकी पॉलिसीज को नहीं मानते, जो मर्जी आप करें, अगर आपकी पॉलिसी हमारे रूल के मुताबिक लाइन है तो हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन अगर हमारे रूल डिफरेंट है और आपकी पॉलिसी डिफरेंट है तो हमारा जो लॉ है ये प्रिवेल है, इसको आपने फॉलो करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपने असेस करना है कि क्या कोई एक्स्ट्रा प्रोविजन तो नहीं पड़ी हुई जिसके बाद फ्यूचर में जाके उसको एड बैक कर लें, या इनएडमिसिबल की फॉर्म में आप लेके आए, तो आपने इसको टाइमली बेसिस पे असेस कर लेना है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है कि अगर कोई पॉलिसी डिस्काउंट है, जैसे कोई आप कस्टमर को डिस्काउंट देते हैं, एनुअल डिस्काउंट देना आपने होता है, क्वार्टरली देना होता है या सेमी एनुअल देना होता है, तो क्या आपके पास कोई एक्स्ट्रा प्रोविजन ऐसी तो नहीं पड़ी हुई जो आपने बहुत ज्यादा बुक की हुई है सिर्फ अपने अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए, लेकिन टैक्स वाले उसको अलाउ नहीं करते। तो इससे होगा क्या कि ये सारी चीजें आपके प्रॉफिट को रिड्यूस कर रही होती हैं। तो जब प्रॉफिट को रिड्यूस चीजें करेंगी तो कम प्रॉफिट के ऊपर आपने कम टैक्स देना है। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने यहाँ पे चीखना है कि भाई आपका जो एक्सपेंस है वो ठीक नहीं है, उस एक्सपेंस को आप रीअसेस करें, या हमें इसकी कंप्लाइंस दें या हमें इसकी डिटेल दें। अगर उनको सही तरीके से आप ना समझा सके, या इस तरीके से अगर आपने कोई प्रोविजन एक्स्ट्रा रखी हुई और सारी की सारी चीजें क्या करेंगे, उठाएंगे, आपकी जो प्रॉफिट है उसमें एडबैक कर लेंगे, उसके ऊपर टैक्स चार्ज करेंगे। तो ये प्रोविजन जिस तरह की भी है, कोई ग्रेजुटी की है, कोई भी आपने प्रोविजन रखी हुई है, उन सबको आपने रीअसेस करना है। ये टैक्स के अंदर अलाउ नहीं होती अनटिल अनलेस कोई इसका एक्चुअल एक्सपेंस नियर फ्यूचर में होना हो, जो कि एक रीजनेबल अमाउंट तक होता है। उसके बाद
बाद आता है 5वें नंबर पे जो सबसे जरूरी पॉइंट है, वो क्या होता है? बैंक रिकंसिलेशंस। आम तौर पर हम बैंक रिकंसिलेशन परफॉर्म कर तो रहे होते हैं, लेकिन 30 जून पे जाके अगर कोई बड़ा सेटअप हो तो काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो जिसके चेक पहले बन चुके हैं सिस्टम में, अभी तक बैंक स्टेटमेंट से नहीं निकले, या बैंक स्टेटमेंट से निकल चुके हैं और अभी तक सिस्टम में रिकॉर्ड नहीं हुए। तो आप मंथली रिकंसिलेशन करें या ना करें, क्वार्टरली करें या ना करें, 30 जून पर आपने ये रिकंसिलेशन लाजमी परफॉर्म करनी है, क्योंकि जब भी कभी ऑडिट आता है तो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है बैंक स्टेटमेंट, क्योंकि ये थर्ड पार्टी डॉक्यूमेंट है। और अगर इसमें कोई वेरिएशन हो और आपके अकाउंट्स में हो, आप उसको जस्टिफाई ना कर सकें, तो ये भी स्ट्रेट वे आपको जितनी ट्रांजेक्शन उसको नहीं समझ आएंगी या आप जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे, वो स्ट्रेट वे उनको आपकी इनकम का पार्ट बनाएंगे और उसके ऊपर टैक्स चार्ज कर देंगे। तो पर्पस सिर्फ और सिर्फ ये है इन सारे पॉइंट्स का कि ये सारी चीज़ें आप देख लें, इसमें स्टडी कर लें, और भी 2-4 चीज़ें होंगी, लेकिन बिग पिक्चर में आप देखें तो आपकी सारी चीज़ें इस अम्ब्रेला के नीचे कवर हो रही हैं, सारे अकाउंट्स आपके इसके अम्ब्रेला के नीचे कवर हो रहे हैं, और आपको पता होगा कि भाई मेरा ये चीज़ें पेंडिंग है, ये मुझे करनी चाहिए 30 जून से पहले, अगर मैं नहीं करता तो मेरे लिए रिस्क है। तो इसलिए अभी टाइम है, अगर बड़े सेटअप में या छोटे में या बिजनेस मैनेज कर रहे हैं या क्लाइंट को देख रहे हैं, तो सबको ये मैसेज दें कि भाई अपनी चीज़ें इस तरीके से डबल चेक कर लें, बजाय हम 30 जून पे जाके चेक करें। सिस्टम क्लोज हो चुके होते हैं, बैंक स्टेटमेंट का टाइम निकल चुका होता है, कोई भी ऐसा मसला है तो आप उसको एडवांस में आपको पता हो कि मैंने किस तरीके से परफॉर्म करना है। इससे रिलेटेड कुछ सजेशन हो, डिस्कशन हो, आप मेंशन कीजिए, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।